जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का अपना चैनल राज मैथशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं SIGD कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 2/12/2021 का प्रथम सीट का प्रश्न है। देखिए, इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज देखते हैं 11 नंबर। देखिए प्रश्न क्या करा, एक छात्र को 160 अंक मिले और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने के लिए 50 और अंकों की आवश्यकता है। पूर्णांक याद करें। एक विद्यार्थी कोई परीक्षा देता है जिसमें 160 अंक उसे मिला, 160 अंक मिला। प्रश्न कह रहेगा को उसे उत्तीर्ण होने के लिए यानी उसे पास होने के लिए 35% उसे न्यूनतम अंक आना चाहिए। 35% उसे ले आना चाहिए तब पास हो जाएगा। तो 35 अंक ले आने के लिए उसे 50 नंबर उसे और अधिक आना चाहिए। 160 नंबर उसे मिला है, 50 अंक और लिया था, 50 नंबर और लिया था तो पास हो जाता है। उस किसके बराबर है? 35%। तो 35% किसके बराबर हो गया? 35%। इसका हम जोड़ लिए कितना है? 6 + 11 210। कितना आएगा? 210। 160 अंक उसे मिला है, कह रहा कि उसे न्यूनतम पास होने के लिए जो 35% अंक उसे प्राप्त करने के लिए 50 अंक की और आवश्यकता है। तब उसे हम मान लीजिए जोड़ लिए, 160 पहले था, अब 50 अंक और जोड़ लिए तो कितना हो गया टोटल? 210 अंक हो गया, 210 नंबर हो गया। अब किसके बराबर है? 210 नंबर लिया था तो पास हो जाता। तो किसके बराबर है? 35% का। तो 35% का मान हो गया 210 के बराबर है, 210। प्रश्न करेगा तो पूछे पूर्णांक अंक क्या हो गया? हम लोग कितना नंबर का परीक्षा था वो, तो हमको 100% का मान चाहिए। जब 35% का मान कितना है? 210 है, तो जिसका मान दिया वो बट्टा में आएगा। हमको 100% का मान चाहिए, तो 210 बट्टा में कितना है? 35%। हमें 100% मान चाहिए, तो जिसका चाहिए उसके गुना करते हैं तो 100%। का चिन्ह हटा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया और इसे काटते हैं इसको। 7 × 21 30 बार में 7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30, कितना आ गया? 600। जो मेरा 100% का मान कितना आ गया? 100% का मान आ गया 600। यानी जो मेरा परीक्षा का है तो कितना अंक का है परीक्षा? 600 अंक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 550 के 42% का बराबर होगा। प्रश्न कर रहा है 440 में हम क्या जोड़ें? 440 के 35%, 440 के 35% में हम क्या जोड़ें कि 550 के 42% का बराबर हो जाए, 42% का बराबर हो जाए। तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं, कितने मेरा होता है? 550 के हम 42% निकालते हैं, 42%। परसेंट के चिन्ह हटा तो बट्टा में सब आएगा, 0 0 कैंसिल हो गया। 11 × 5 = 55, 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, कितना आ गया? 11 × 21 को गुना किए 1 3 2 231, मेरा 231 आना चाहिए। अब इसको देखते हैं ये मेरा कितना आता है। 440 का अगर 35% निकालें तो मेरा कितना है? 35% के चिन्ह हटा बटा में 100 आएगा, तो 0 0 कैंसिल। 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 5 से काटा 22 दूनी 44, कितना आया? 7 दूनी 14, 14 के 15, 154 आया। पूछ रहा कि इसमें क्या हम जोड़ें। जब क्या जोड़ना है तो हमको लेना 231 लेना है, 231 लेना है। मेरे पास है कितना? 154 है। तो और इसमें घटाया तो मेरा मान के लिए कितना जोड़ना है? तो कितना आएगा? 7 × 4 = 11, बचा कितना? 12, तो 7 × 5 = 12 न 77 हम और जोड़ दें तो मेरा 550 के 42% के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 77 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, बी ने इसे 12% हानि पर सी को बेच दिया।
और सी ने इसे 25% लाभ पर डी को बेच दिया। यदि बी को 72 रुपये की हानि हुई तो डी ने उस वस्तु को कितना में खरीदा था, किस मूल्य को खरीदा था। मेरे पास मूल्य तो दिया नहीं है, कितना का देखिए ये जो है किसी वस्तु को मान लीजिए इसका 100 रुपये या 100 रुपये कुछ भी मानिए, तो ये जो बी को कितना बेच रहा है 20% लाभ को, 20% लाभ बी को बेच रहा है। बी जो है सी को बेच रहा है 12% लॉस पर, 12% लॉस पर सी को। सी जो है 25% लाभ पर बेच रहा है किसे, डी को। तो हमको मेरे क्रय मूल्य हमको लेने की जरूरत था। मान ली कि मेरे पास जो एक का है, एक का मान ली क्रय मूल्य मेरा 100 रुपये है, बनाने में आसानी होगा। तो एक के पास और 100 रुपये का वस्तु है तो 20% लाभ पे बेच रहा है। एक का 100 रुपये का वस्तु है तो बी को बेचा कितना में 20% लाभ पर, यानी बी का कितना बेचा 120 रुपये में। और 100 रुपये का 20% हम निकाले, 20% निकाले तो कितना आएगा, जित परसेंटेज 100 हम चर्चा करते हैं जितना है उतना रह जाएगा, तो 0 है, यानी 20 रुपये अधिक रहेगा। जितना मेरा क्रय मूल्य है उससे 20 रुपये अधिक है, यानी मेरा क्रय मूल्य कितना था एक का 100 रुपया, तो बेच रहा कितना में 120 रुपया। एक के लिए तो विक्रय मूल्य है, और जो बी खरीद रहा है तो जो खरीदेगा उसके लिए तो क्रय मूल्य हो जाएगा। मान लीजिए हम किसी दुकान में गए तो हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो मेरे लिए तो क्रय मूल्य हो गया, जो दुकानदार जो बेच रहा है तो उसके लिए तो विक्रय मूल्य हो गया। तो जो बी जो खरीद रहा है तो इसके लिए तो क्रय मूल्य हो गया। और कह रहा का प्रश्न कह रहा कि बी जो है 12% लॉस में बेच रहा है, तो बी खरीदा था कितना में, बी किसी वस्तु को खरीदा था 120 रुपये में, बेच कितना में रहा है 12% लॉस पर। 100 रुपये की वस्तु है तो बेच रहा है 12, यानी हानि करेंगे तो 88, तो 88 विक्रय मूल्य क्या था 88/100, 88% का मान चाहिए, 88% हटेगा बटा में 100। देख परसेंटेज चर्चा करते हैं किस पर करते हैं 100 पर करते हैं, यानी कोई वस्तु 100 रुपये का है तो 12% लॉस है, या तो ऐसा 12% अथी निकाल के इसे घटाइए तो इसमें थोड़ा लंबा जाएगा, तो हम डायरेक्ट निकाल दिए हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल, अब पॉइंट में जाएगा, देखिए तो गुना करता है 88 गुना और 12 गुना करते हैं बट्टा में 10, तो 12 96 के 6 हाथ में 9, 12 96 96 9 हासिल था तो 96 9 105, 105 बट्टा में 10 था तो 10 जीरो हटाएंगे तो ऊपर आकर पॉइंट चढ़ेगा तो कितना आएगा, इसका विक्रय मूल्य लगेगा 105.6 रुपये। प्रश्न कर रहा है देखिए बी खरीदा किसी वस्तु को, बी किसी वस्तु को खरीद रहा है कितना में 120 रुपये खरीद रहा है, बेच कितना में रहा है 105.6 रुपये में। इससे हानि कितना हुआ, और इसमें देखिए ये मेरा सीपी हो गया बी का और ये एसपी हो गया, एसपी हो गया। अब इसे कमी कितना हो गया, और लॉस पर बेच रहा है तो कमी होगा, तो 120 में से अगर हम 105.6 घटाते हैं तो कितना आएगा 4.41, 14.4 की कमी आ रहा है, 14.4 की कमी आ रहा है। ये तो अपने से माने थे, जो मेरा क्रय मूल्य था तो वो अपने से माने थे, तो उसमें कितना कमी आ रहा है 14.4, और वास्तविक में जो प्रश्न कितना दिया है 72 रुपये कमी आ रहा है। हमको जो माने थे क्रय मूल्य 100 रुपये माने थे तो उसमें कितना कमी आ रहा है 14.4 में कमी आ रहा है, 4 यूनिट में कमी आ रहा है, और रुपये में कितना है 72, इसके बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 72 बट्टा 14.4, और पॉइंट हटाना वो बट्टा में सॉरी ऊपर आकर गुना होगा, 72 दूनी 144, 2 बार में 5, यानी 1 यूनिट में मान आएगा कितना 5, 1 यूनिट में मान आएगा 5। और प्रश्न कर रहा कि डी कितने में खरीदा है, तो डी का कितना में खरीदा है तो हम इससे यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। देखिए बी किसी वस्तु को बेचा है तो बी तो बेचा है तो सी के लिए वो क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, और किसी वस्तु को बी बेच रहा है तो बी के लिए तो विक्रय मूल्य है, और सी के लिए क्या क्रय मूल्य है। कोई वस्तु खरीदा है एक जो बी है तो बी बेच रहा है 12% लॉस पर, यानी कितना में 105.6 रुपये में बेच रहा है, सी वही वस्तु को खरीदेगा, जितना में बेच रहा है उतना में ही खरीदेगा सी, तो सी के लिए तो क्रय मूल्य हो गया। तो सी के लिए क्रय मूल्य कितना है 105.6, सी के लिए क्रय मूल्य है। 1 यूनिट का मान कितना था 5, तो 5 से गुना कर दें, यानी
सी का मेरा क्रय मूल्य है, कितना मूल्य है, तो सी का क्रय मूल्य है। अब कह रहा है कि डी कितना में खरीदा है, तो सी वस्तु बेचेगा तब डी खरीदेगा। यहाँ सी कितना में बेच रहा है, 25% लाभ पर बेच रहा है। तो अगर हम 5 से गुना कर दें, यहाँ गुना पहले कर लेते हैं, 6 5 30 पॉइंट 25 है, 25 से 3 28, हाथ में 2 तो 2 5 528 आ गया। 528 में क्या आया, सी बी का विक्रय मूल्य है और सी का क्रय मूल्य है, और बी का हमका है तो बी का मेरा एसपी हो गया, एसपी हो गया। और यही सी के लिए मेरा क्या है, सी के लिए और सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब सी जो है इस वस्तु को सी खरीदा कितने में, 528 रुपये में। 528 रुपये में सी अगर खरीदा है तो बेच कितना में रहा है, 25% लाभ पर। 528 में सी खरीदा है, बेच कितना रहा, 25% लाभ पर। तो 25% हम क्या लिखते हैं, 25% मान दिया तो इसको क्या लिखते हैं, 1/4, 1/4। इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसे अगर लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 5 सीधे विक्रय मूल्य निकालने के लिए 5/4 से गुना कर दें तो मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। सी के लिए तो विक्रय मूल्य निकलेगा और डी के लिए मेरा क्रय मूल्य निकलेगा। तो और इसको काटते हैं, 4 4 3 12 4 दूनी 8 और 132 गुने अगर 5 करें तो कितना आ गया, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 यानी 660 रुपया। डी का क्रय मूल्य कितना है, डी का सीपी आ गया, डी का सीपी 660 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कोई भी वस्तु अगर है तो और एक खरीद रहा है, एक का कोई मूल्य है, जब एक मान लीजिए अगर 100 रुपये मूल्य है तो 20% लाभ है बेच रहा है, तो एक के लिए तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। और किसी वस्तु को बेच रहा है तो इसके लिए तो विक्रय मूल्य हो गया। खरीद रहा है कौन, बी, तो बी के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। तो इसको हम क्रय मूल्य निकालें तो कितना आएगा, ए का विक्रय मूल्य आएगा 120 और बी का क्रय मूल्य कितना आएगा 100, और बेचा ही खरीदा है तो ये कितना आएगा, इसका क्रय मूल्य 120 आएगा। अब ये 12% लॉस पर बेच रहा है, तो 12% लॉस पर बेचा है तो कितना है, 105.6 आया था, 105.6 रुपये आया था। तो ये तो बी के विक्रय मूल्य बेच रहा है तो 105.6, तो 1 यूनिट का अंतर निकला था 14.4, तो ये किसके बराबर है, 72 रुपये का बराबर है। तो और हम इस बी का विक्रय मूल्य निकालते हैं तो बी का विक्रय मूल्य कितना आया था, बी का विक्रय मूल्य था 528। तो बी का अगर किसी वस्तु को बेच रहा है तो सी खरीद रहा है, तो बी का विक्रय मूल्य सी के क्रय मूल्य के बराबर है, दोनों बराबर होगा। और किसी वस्तु को बी बेच रहा है तो खरीद रहा है कौन, सी। जितना में बी बेचेगा उतना में सी खरीद रहा है, तो सी के लिए तो क्रय मूल्य हो गया। तो कितना है क्रय मूल्य, 528 है। कोई वस्तु को सी जितना खरीदा है तो कितना में बेच रहा है, 25% लाभ पर बेच रहा है। किसे बेच रहा है, डी को। तो डी के लिए तो क्रय मूल्य होगा और सी के लिए विक्रय मूल्य। तो सी खरीद रहा है 528 रुपये में, और इसका 5/4 निकाल दें यानी 25% प्रॉफिट निकाल दें तो मेरा विक्रय सी का विक्रय मूल्य आएगा। सी का विक्रय मूल्य आएगा कितना आ गया, 660। सी का विक्रय मूल्य पूछता तो 660, और खरीद रहा है कौन, डी। तो सी के लिए डी के लिए क्रय मूल्य हो गया। तो डी कितना में खरीद रहा है, 660 रुपये में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था। आइए भाई देखते हैं, इसको हल करना है। देखिए इसमें क्या होता है, पहले का की क्रिया पहले करते हैं, तो इसमें पहले क्या करते हैं, 38 24 8 3 16 5 से 5 कैंसिल, तो बचा कितना 3/5। अब भागा है तो पलट गुना कर देंगे 2/3, 3 से 3 ये मेरा कैंसिल हो गया, बचा कितना 2/5। यहाँ तक मेरा हल हो गया। अब देखिए इसको हल करते हैं, पहले भाग की क्रिया पहले करते हैं, तो 2/3 गुने पलट गुना कर देते हैं 15/8 गुना 6/5, बचती है 15, 2 से 4 3 दूनी 6 2 दूनी 4 आया कितना, ये मेरा 3/2। यहाँ कितना बचा था 2/5 प्लस 3/2। यहाँ तक मेरा हल हो गया। अब बचा ये लो, तो क्या मतलब क्या होता, गुना होता है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 4 का 2 बार में, भागा है तो भागा है तो नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा, तो 4 से 2 बार काटा 2 बार में आएगा कितना, माइनस चिन्ह माइनस 3/8।
ये ऊपर 3 बचा था और 4 दूनी 8। तो अब इस बचा क्या मेरे पास 2/5 प्लस 3/2 माइनस 3/8। अब सभी का एलसीएम लेते हैं। मेरा एलसीएम कितना आएगा 8×40, तीनों का एलसीएम आएगा 40, 8 8 में 16, 20 20 60 प्लस 60 माइनस 5 5 15। तो 16 में से 15 घटाते हैं तो बचा 1, तो 60 1 61, 60 1 61/40। आंसर क्या आ गया 61/40। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न क्या करा, एक व्यक्ति 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपये उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 2500 रुपये का भुगतान करता है। इस तरह की 3 किस्तों का भुगतान करने के बाद भी उस पर कितनी धनराशि बकाया है। एक आदमी है जो एक सूद पर कुछ रुपये लाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 15,000 रुपये लाता है। कितना ब्याज पर 15% ब्याज पर। कह रहा कि 3 किस्तों में जमा करता है। कोई एक व्यक्ति है जो लेता है 15,000 रुपये सूद पर लाता है, 15,000 रुपया, उसका दर कितना है 15%। 15% दर पर लाता है, 3 किस्त जमा करता है। पूछ रहा है कि उसके बाद क्या होगा। देखिए 15,000 है, राशि है 15,000, और इसमें हम 15% निकालें। 15% तो राशि है, 15% ब्याज निकाल जोड़िएगा। उससे अच्छा है कि 100 डायरेक्ट इसका जो अमाउंट क्या होगा 115/100। कोई राशि अगर 100 रुपये का है तो 15% अधिक मिल रहा है, यानी कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो 115/100 आप कैंसिल कीजिए, 0 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना 150 गुने 115, 15 × 5 = 75 की 5 हाथ में 7, 15 7 22, बचा 2, 15 2 17, 17,250 रुपये। एक साल में 15% दर से, और मेरा ब्याज कितना हो गया, और ब्याज निकलेगा तो इसमें घटाना पड़ेगा। मेरा मूलधन पूरा कितना हो गया 17,250 है। कह रहा कि 2500 रुपये देता है किस्त। एक साल में अगर 15% से बढ़ रहा है 15,000 रुपये की राशि से, तो कितना मेरा राशि अमाउंट हो गया 17,250 रुपये। 17,250 रुपये में वो 2500 रुपये जमा किए, 2500 रुपये जमा कर दिया। तो बचा कितना 0 0 घटाते हैं 0 5 12 7 5 12 6 में से 3 2 गया 4 1। 2500 जमा करने के बाद उसके बाद बच गया कितना अमाउंट, राशि कितना बचा 14,750 है। और इससे फिर 15% की उसको ब्याज पर देता है। तो 115/100, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको काटिए, या उसके बाद काटने के बाद हल करते हैं, पॉइंट बैठा दीजिएगा। तो कितना 1475 में अगर 105 से गुना कर 15 से गुना करें 15 25, 35 से 2 37, 3 20 20 से 3 23, 5 2 7, 5 7 4 1 1 4 7 5 जोड़ते हैं 5 7 5 12, 10 5 15 1 16, 14 4 18 18 19, 5 1 6 1 बटा में 10 तक पॉइंट आएगा। तो यार कितना है 16,962.5 रुपये। उसमें फिर 2500 रुपये जमा किया, फिर 2500 जमा किया तो बचा कितना। उसके बाद फिर राशि कितना बचा 0.5 62, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 1, यानी 14,462 रुपये बचा।
14,462 बचा, फिर इसे जमा करने पर तब देख इसमें 2500 फिर जमा किया था, तो फिर उसके बाद फिर तीसरा साल है तो फिर 15% ब्याज लगेगा। 14,662.5 के फिर 115% निकालना है, 115/100। तो इसे पॉइंट हटाते नहीं है, बाद में घटा देंगे। इसे गुना करना पर कितना आएगा? 14,662.5 में 115 से गुना करते हैं। 5 25, 10 10 2 12, 30 30 1 31, 20 20 3 23, 70 70 2 72। फिर कितना है? 5 2 6 4 4 4 1, 5 2 6 4 4 1 जोड़ते हैं। 5 7 8 8 3 11, 10 2 12 13, 8 5 8 7 15 15 16, 5 6 1। फिर किस्त 2500 रुपये जमा किए, तो मेरे पास तीसरा साल में कितना आया था मूलधन, सॉरी मूलधन कितना? 16,000। देखिए पॉइंट पहले था, फिर 100 से भगा दिए, तो 3 अंक के बाद पॉइंट चढ़ेगा। 16,631, 16,631.875। फिर अगर इसमें 2500 घटाते हैं, 2500 घटाते हैं तो फिर कितना बचेगा? 875.31,141 न 14,131.875। जो मेरा राशि बचा 14,131.875 रुपये और बचा। ऑप्शन नंबर, और दशमलव के बाद 2 अंक तक था, तो 2 अंक लिखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो समझ लेते हैं। एक राशि है, एक व्यक्ति है जो राशि लेता है 15,000 रुपये शुद्ध पर लेता है, जिसे वो 15% ब्याज लगता है उससे। तो 15% ब्याज लग रहा है, तो हर साल वो 2500 कोई मूलधन मेरा हुआ, एक साल में उसे 15% ब्याज लगा, तो 15% ब्याज लगा उसे जितना मेरा मिश्रण हुआ उसमें 2500 रुपये जमा किए। 2500 जमा, तो फिर जितना जो राशि बचा उसके पर उस पर फिर 15% ब्याज लगा। फिर दूसरे साल का अंत में जो उसका जो मेरा अमाउंट हुआ, जो मेरा मिश्रण हुआ, उसमें फिर 2500 थी वो जो राशि है जो व्यक्ति सूद पर लिया था वो दे दिया। जो फिर बचा हुआ राशि फिर 15% उससे ब्याज लगा। तो फिर तीसरा साल का अंत में फिर 2500 फिर वापस किया। जब वो वापस किया तो बचा हुआ कितना राशि है? 3 साल के बाद जो 2500 या 7500 जो टोटल में जमा किया था, उसके बाद कितना राशि बचा? 14,131.87 रुपये बचा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।